दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बड़े एक नेता, दिल्ली की राजनीति की एक बड़ी शख्सियत, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कल कांग्रेस पार्टी जॉइन की और कांग्रेस पार्टी जॉइन करने के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से जीती हुई अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया। नैतिकता का तकाजा भी यही था। उन्होंने पार्टी छोड़ी, सीट भी छोड़ी और नई पार्टी का हाथ थामा। राजेंद्र पाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, अपने दर्शक और श्रोता ज़रूर जानना चाहेंगे वो भी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके बारे में अखबारों में आई हैं, लेकिन एक बात जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक भी जानें, श्रोता भी जानें। वो ये कि 2014 में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो आप आम आदमी पार्टी में आए थे। जी, 2013-14 के आसपास। जी, 25 नवंबर 2014। 14, जी, जी। फिर मंत्री भी आप बने। लेकिन 2014 से पहले आप क्या कर रहे थे और क्या आपकी क्या प्रैक्टिस थी समाज में? एक्चुअली मैं दिल्ली के गोंडा गांव में पैदा हुआ। प्राइमरी स्कूल एमसीडी से पढ़ के फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल से 12वीं करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। फिर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से लेबर लॉ स्पेशलाइजेशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया और उसके बाद मैं एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस लॉ सेंटर में एलएलएम का प्रेसिडेंट रहा। लेकिन 1983 से अम्बेडकरी मिशन से जुड़ा और डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ बनाकर 450 बच्चों को रेगुलर रोज डेली 4 पीरियड लगते थे, डेली पढ़ाना शुरू किया। हम 20-25 लड़के थे और यहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू होती है। 1985 में बच्चों को पढ़ाना फ्री शुरू किया और लगातार 92 तक पढ़ाया। 1993 में वकालत शुरू की। वकालत में 25% केसेस फ्री लड़े और क्रिमिनल्स में तो 99% केस जीतने का रिकॉर्ड रहा और सिविल में भी लगभग 80% केसेस जीतने का रिकॉर्ड रहा। एक बहुत अच्छी वकालत थी। लेकिन जो अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट को बचपन से जानने का मौका मिला, तथागत बुद्ध के विचार को जानने और समझने का मौका मिला, मानवर कांसीराम साहब के सानिध्य में बैठकर उनका जो कैडर लिया, बुद्धप्रिय मौर्य जी जो बहुत बड़े लीडर थे भारत के, आरपीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल बनाया था, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, आरपीआई बनाई। उस समता सैनिक दल का मैं एक छोटा सा सिपाही 1986-87 में भर्ती हुआ। धीरे धीरे जिले में, फिर दिल्ली में, फिर नेशनल लेवल पर 97 में मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना। फिर 2002 में मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बना समता सैनिक दल का। और ये जर्नी बड़ी लंबी है, लेकिन इस जर्नी में एक मन में कसक थी कि वो मूवमेंट आगे जाना चाहिए। मानवर कांसीराम साहब उस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे थे, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर हम उस मूवमेंट को बढ़ा रहे थे। लेकिन एक जगह जाके लगा कि ये मूवमेंट भी कांसीराम साहब के बाद कहीं ना कहीं रुक गया है, कहीं ना कहीं दबाव भी दिख रहा था। नहीं तो क्या आप बीएसपी में भी ज्वाइन किया आपने? मैं एक्चुअली समता सैनिक दल का संविधान ये कहता है कि कोई भी समता सैनिक दल का पदाधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं बन सकता। तो मैं वहाँ वर्कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के तौर पे मैं रहा। लेकिन समता सैनिक दल के संविधान के चलते मैं कोई पद नहीं ले सकता था, चूंकि मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी लगभग 6 साल रहा। इस वजह से मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। पार्टी, तो मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी फिर आपने कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली जब एक लगा कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, एक अंधकार का सा वातावरण था और ऐसे में जो अन्ना मूवमेंट चला, तो हम लोग भी उस वक्त वकील के तौर पे 2011 10 11 में उसमें शामिल हुए। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी से किसी से शामिल नहीं हुए। और जब ये आम आदमी पार्टी बनी तो मेरे कुछ एडवोकेट दोस्तों ने कहा कि यार हमारा आपका पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा है, आप एक मिशनरी अम्बेडकराइट हैं, तो आज एक संघर्ष की जो शुरुआत से पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी है, वो भी तो आंदोलन से निकली है, आपको उससे जुड़ना चाहिए और आपके लिए इतना अच्छा क्षेत्र है, आप यहाँ से चुनाव लड़े। उनके साथियों ने मेरे को संपर्क किया और वो साथी मेरे साथ वकील थे, मिस्टर पीएन मिश्रा। उनके कहने पे फिर मैंने अपना मिला और उन्होंने कहा कि अपना बायोडाटा दे दो।
मैंने दे दिया, 1 महीने बाद मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद 7 फरवरी 2015 को चुनाव हुआ और चुनाव में 10 फरवरी 2015 को रिजल्ट आया और लगभग 49,000 के करीब वोट से मैं जीता। और लगभग 2.5 साल के बाद फिर मंत्री बनने का मौका मिला। बहुत सारी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना बनाने का मौका मिला। मैंने देखा कि सीवर में लोग मर जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सरकार चिंतित ही नहीं है। तो मुझे लगा कि आज मैं इस विभाग का मंत्री, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सीवर में उतरने पर रोक लगाऊं, लोगों को इनह्यूमन काम करने से रोकूं, उनका रोजगार ना जाए, उनको रोजगार की व्यवस्था करूं। तो मैंने सीवर में उतरने पे बैन किया। उसको मैकेनाइज तरीके से करने के लिए 200 मशीनें हम लेके आए और उसमें मैंने क्लोज डलवाया कि इसमें केवल जो लोग इस काम से जुड़े थे, सफाई के काम से, उन्हीं को मौका मिले। तो उसमें 200 लोग उन एंटरप्रेन्योर बने, उन मशीनों के मालिक बने और सीवर में उतरने पे बैन लगा। सीवर में डेथ होनी बंद हो गई। मुझे खुशी है कि मैं इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना पाया। महापुरुषों की जयंती पे लोगों को मदद मिले वो सब बना पाया। जो डिसेबल्ड लोगों के लिए योजना बनाई, बुजुर्गों के लिए बनाई, महिलाओं के लिए बनाई। लेकिन अल्टीमेटली जब दूसरा टर्म आया, दोबारा मैं मंत्री बना, तो जो मैं करना चाहता था मुझे वो अवसर नहीं मिले। हाँ, तो मैं यही जानना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे जो आपके इस्तीफे के बाद आपके बारे में सोच रहे होंगे कि आपकी जो निराशा है आम आदमी पार्टी से, आपकी निराशा मंत्री रहते हुए ही शुरू हो गई या जब वो धर्मांतरण का विवाद, कथित धर्मांतरण का विवाद जब शुरू हुआ, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने तवज्जो नहीं दी कि आपको इतना साइडलाइन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और आप अकेले पड़ गए हैं। तो क्या उस वक़्त आपकी निराशा हुई या पहले से निराशा चल रही थी वो और बढ़ गई और आपने फिर इस्तीफ़ा दिया? निराशा इस्तीफ़े निराशा हाँ, पहले निराशा पहले से ही बढ़ गई और वो इसलिए बढ़ गई जब 2020 में मैं मंत्री बना और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप क्या क्या योजना बनाना चाहते हैं, मंत्री के तौर पे कुछ लेके आइए बना के। मैं लेके गया तो उसमें पहली मेरी योजना थी जो मैंने जिसके लिए रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर जो क्लस्टर्स हैं जैसे सुंदर नगरी, नंदन नगरी, सीमापुरी, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मदनगीर, ऐसी जगह जहाँ 20-20 गज में लोग रहते हैं या फिर क्लस्टर झुग्गियों के अंदर जो 10-10 गज में लोग रहते हैं, उन घरों में भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके यहाँ पढ़ने के घर में जगह नहीं है। छोटे से कमरे में माँ बाप भी हैं और जवान बच्चे भी हैं। ऐसे में उनके पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं 100 लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ ऐसी जगह पर। तो अरविंद जी ने कहा कि नहीं नहीं आप रहने दो, ये मनीष जी से बनवाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनीष जी बना दें। मुझे दुख हुआ लेकिन वो उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और कोई लाइब्रेरी नहीं बनी। तो मेरी निराशा बढ़ना शुरू हो गया। रुकते 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 इतना हो गया। उसके बाद जब उन्होंने सीएम फेलो रखे, डार्क फेलो रखे, जो विधानसभा के अंदर फेलोशिप निकाली, अलग अलग विभागों के अंदर फेलोशिप निकाली, कंसल्टेंट रखे, एडवाइजर्स रखे, तो मैंने कहा कि इसमें तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लगभग 450 के करीब लोग रखे, 70,000 से लेके 2.5 लाख तक लोगों की तनख्वाह थी और मैंने कहा कि इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मुझे जवाब मिला कि ये नौकरी नहीं है, तो ये तो फेलोशिप है, इसमें रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जब इसमें गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व है, तनख्वाह मिलती है हर महीने, आप बेशक जो क्वालिफिकेशन रख रहे हैं वही रखें, क्वालिफिकेशन से समझौता मत कीजिए। हमारे लोगों में काबिल लोग हैं, आप SC ST OBC को इसमें मौका दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। तो मेरी निराशा थोड़ी और बढ़ गई और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में वैकेंसी निकली, उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में मैंने कहा कि DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि कोई भी वैकेंसी किसी विभाग में निकलती है और 45 दिन से ज्यादा के लिए अगर वैकेंसी निकलती है तो आपको रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये एक तरह की लेटरल एंट्री है। तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरे उस खत का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि ये तो लीगल क्वेश्चन है, कल को फंस ना जाए। उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दी और वो भर्तियां रोक दी कि भाई आप ये फॉलो करके तब दोबारा से निकालो। इस बात से कहीं ना कहीं शायद अरविंद जी, मनीष जी बहुत नाराज हुए और 5 अक्टूबर 2022 को मेरा बौद्ध धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम था अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पे, 4 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया सुबह। उन्होंने कहा कि आपने कोई चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा जी लिखी है। कहने क्या लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखा है कि अगर 45 डेज से ज्यादा कहीं भी किसी विभाग में कोई वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करो। इसमें DOPT का ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वरना इसमें लीगल दिक्कत हो जाएगी आपको, कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने इसके बारे में मेरे से पूछा?
तो मैंने कहा कि आपकी तरफ से निर्देश ये है कि कोई नई पॉलिसी बनानी हो तो मुझसे पूछा जाए। अब ये कोई नई पॉलिसी तो है नहीं, ये तो पहले से ही मैं एज ए SC/ST OBC वेलफेयर मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस बात से वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें तो बस रिजर्वेशन की लगी रहती है। मैं बता नहीं सकता मेरे मन को कितनी तकलीफ पहुंची होगी उस वक्त। मैं वहां से उठ के चला आया, क्योंकि अगले दिन मेरा इतना बड़ा प्रोग्राम था, 12,000 लोग अम्बेडकर भवन पे थे। वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रोग्राम हुआ और 7 तारीख को उसको बीजेपी के लोगों ने मुद्दा बनाया। अरविंद जी की चुनावी रैली थी, गुजरात में रोड शो था, वहाँ लोगों ने काले झंडे दिखाए, बैनर्स लगा दिए। एक तरीके से इस प्रकरण को उन्होंने इस्तेमाल किया गुजरात चुनाव के लिए, बदनाम करने के लिए पार्टी को। तो ऐसे में मेरे सामने फिर एक विकल्प रखा गया कि भाई स्थिति ज़्यादा खराब है, अब आप तय करो आपको ये मिशन चलाना है या आपको मंत्री रहना है। मैंने कहा मैं पार्टी को परेशानी में नहीं डालूंगा, मैं रिजाइन कर देता हूँ, लेकिन मैं अपना मिशन नहीं छोड़ सकता। अम्बेडकरी मिशन से ही मेरी पहचान है और उसी के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और उसी के लिए मैं मरूंगा। तो मैंने रिजाइन किया और उसके बाद पुलिस ने मुझे थाने बुलाया। पुलिस ने 3.5 घंटे मेरे को एक तरह से इंटरोगेट किया, क्वेश्चंस रखे, मैंने जवाब दिया, लेकिन पार्टी का एक सिंगल आदमी नहीं आया। पार्टी के किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया, फोन करके हालचाल तक नहीं जाना। लेकिन मेरे पूरे देश से इतना जबरदस्त समर्थन मुझे मिला। थाने के अंदर 150 वकील मेरे मिशनरी साथी चले आए और 1000 के करीब लोग थाने के चारों तरफ इकट्ठे हो गए जैसे लोगों को पता चला कि गौतम जी को पुलिस ने बुलाया। लेकिन वो जो क्वेश्चंस पुलिस ने मेरे से पूछे, वो पुलिस के मैंने जवाब इतने लीगल तरीके से दिए कि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। फिर SHO ने कहा कि भाई DCP ने मुझे जवाब पढ़वाने को बुलाया है। मैंने कहा व्हाट्सएप कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप आके पढ़वाइए। मैंने कहा ठीक है। अब वो पढ़वा के आए तो 3 क्वेश्चन और लेकर आए। उन्होंने कहा कि क्या जो 22 प्रतिज्ञाएं आप बाबा साहब ने उस वक्त 14 अक्टूबर 1956 को दोहराई थी, क्या उनकी भी आज भी प्रासंगिकता है? तो मैंने कहा कि आज भी अगर मंदिर में घुसने से राष्ट्रपति को रोका जाता है, या हमारे दलित बच्चे ने मूर्ति छू ली प्रतापगढ़ में बाबा भगवान की तो उसकी हत्या कर दी गई, या मंदिर में घुसने पे हमारे लोगों को मार पीट के भगा दिया। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर जिस तरह उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं, मुर्मू जी को भी रोक दिया गया दिल्ली के ही एक मंदिर में, एक पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री गए लेकिन वहाँ उनको नहीं जाने दिया। मुर्मू जी को एक उसमें बैरियर था, उसके पीछे खड़ी होकर उन्होंने दर्शन किए। तो और राष्ट्रपति जी जो पहले कोविंद जी थे, उनका भी आपको प्रकरण पता ही होगा। तो मैंने कहा जब इस तरह की घटनाएं ये साबित करती हैं कि जितना प्रासंगिकताएं इन 22 प्रतिज्ञाओं की 1956 में थी, आज भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। आज भी 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता उतनी ही बनती है। तो इसके बाद तो उन्होंने मेरे से साइन कराए, मैं चला आया। बहरहाल वो प्रकरण तो खत्म हुआ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं सभी धर्म के लोगों की आस्था की इज्जत करता हूँ, तो लोगों को मेरे भी तो आस्था की इज्जत करनी चाहिए। मैं तो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को गाली नहीं दी जैसा बीजेपी ने चलाया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, मैंने तो कोई गाली नहीं दी। दिए तो उसका रिकॉर्ड दिखा दो, एक शब्द भी मैंने कहीं ऐसा बोला हो। तो अरे आप भाई राजन जी, तो क्या आप निजी तौर पे बौद्ध हैं? जी हाँ, मैं बचपन से बुद्धिस्ट विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन दीक्षा ली है 5 अक्टूबर 2022 को। तो आधिकारिक तौर पे आप अपने को बौद्ध मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी टिप्पणी से उठती है, और आपने अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी भी लिखी है, एक खुला पत्र भी लिखा है। जी आप जो बता रहे हैं कि जब कभी आप एफर्मेटिव एक्शन आरक्षण के बारे में कोई कदम उठाते थे, तो वो कहा करते थे कि भाई तुम्हें तो केवल केजरीवाल ये रिजर्वेशन की ही पड़ी रहती है। लेकिन अपने दफ्तरों में, चाहे वो पंजाब का दफ्तर हो, दिल्ली का हो या कहीं का हो, वो भगत सिंह और अंबेडकर साहब की तस्वीर वो जरूर रखते हैं। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ वो एफर्मेटिव एक्शन से, आरक्षण से इतना चिढ़ते हैं कि वो अपने सरकार की नौकरियों में आरक्षण के नियम नहीं लागू करना चाहते, और जो लागू करना चाहता है उसको कहते हैं कि तुम्हें तो आरक्षण की ही पड़ी रहती है। और दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीर प्रमुखता से लगाते हैं
देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये बात तो पहली बार 4 अक्टूबर 2022 को कही कि आपको तो बस रिजर्वेशन की भी लगी रहती है। उससे पहले ऐसी बात कभी नहीं कही, लेकिन एक्शन में वो चीज़ नज़र नहीं आई। क्योंकि जब ये वैकेंसीज डाक फैलो रखे गए और मैंने उस पर रिक्वेस्ट किया और चिट्ठी भी लिखा, तो उन्होंने मानने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब डीसीपीसीआर के अपॉइंटमेंट होने थे 6 सदस्यों के और एक चेयरमैन का जो उन्होंने नाम दिया उसका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर 6 नाम दिए मेंबर्स के। तो मैंने उनको कहा 6 मेंबर्स में 3 मेंबर, एक एससी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी का भी रख दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, जो हमने नाम दिया उन्हीं का करिए, क्योंकि उसको मेरे को ही करना था एज ए मिनिस्टर। मुझे दुख था कि भाई जिन लोगों को, जो लोग हमसे, जिनकी वोट से हम सत्ता में हैं, और वो लोग मेरे पास, सब लोग पूरे दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी में बहुजनों की बात सुनी जाएगी, उनको मौके मिलेंगे, और उस तरह की बात करते भी थे हम बातचीत में। लेकिन जब मैंने कहा कि इसमें 3 लोग, 6 में से एक एससी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी भी मेंबर बना दीजिए, क्योंकि वो हमें वोट देते हैं। मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग हमें पूछते हैं कि हमें भी तो कहीं ना कहीं रखो, जितने भी चेयरमैन मेंबर रखे जा रहे हैं हमारा कोई आदमी नहीं है। तो मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आपको जो हमने दिया वही करिए, और मुझे मजबूरी में करना पड़ा। उसी प्रकार जब राज्यसभा सांसद पहले दिल्ली से 3 भेजे, फिर पंजाब से 7 भेजे, फिर दोबारा दिल्ली से 3 भेजे, तो टोटल 13 लोग राज्यसभा भेजे। उसमें भी हमने सुझाव दिया कि एक एससी, एक माइनॉरिटी जरूर भेजिए, ये लोग, ये कम्युनिटी हमें वोट देती है। लेकिन उन्होंने हमारी बात को इग्नोर कर दिया। तो हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं मन में न्याय की भावना नहीं है, और मन तो अंदर से खट्टा था ही। लेकिन हम ये चाहते थे कि भाई जिस नेता ने हमें राजनीति में मौका दिया, 2 बार विधायक बनाया, दोनों बार मंत्री भी बनने का मौका दिया, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार हमने गद्दारी नहीं सीखी है। हम प्यार से रिक्वेस्ट करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। और समय आने पे हो सकता मान जाए, कन्विंस करते हैं। 2 बिल मैंने बनाए मंत्री बनते ही, एक शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने का, और दूसरा स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड को कोई डाइवर्ट ना कर पाए, वो सही जगह खर्च हो उसके लिए। तो ये 2 बिल मैं 2017 में ही बना के लेके गया। तो उन्होंने कहा कि ये शेड्यूल कास्ट कमीशन वाला बना लो, लेकिन ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का ये नहीं, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ ठीक नहीं है इसका। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जातिवार जनगणना पर 50% से ऊपर रिजर्वेशन देने के मामले पर हमेशा, जहां तक मुझे याद है, कि उनका रुख साफ नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बुनियादी तौर पे आम आदमी पार्टी की आज भारतीय जनता पार्टी से चाहे जितनी लड़ाई हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की वैचारिकी के काफी नजदीक है? अगर एक उग्र सांप्रदायिक एक एलिमेंट छोड़ दिया जाए, तो अदरवाइज जो एक अपर कास्ट डोमिनेशन, एक धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल की वही होड़, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बन गई है आम आदमी पार्टी, ये कितना सही है? देखिए, एक बात तो सच है कि वो आइडियोलॉजी उनकी बिल्कुल एक है, बीजेपी की भी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भी। बाकी का जो नेतृत्व है वो उनकी आइडियोलॉजी वो नहीं है, वो खुश नहीं है। अगर उनको डायरेक्शन दिया जाए ये काम करना है, वो करना है, तो वो करते तो हैं, लेकिन वो खुशी मन से नहीं करते हैं एमएलए, और बाकी लोग भी खुशी मन से कार्यकर्ता नहीं करते हैं। चूंकि हमने देखा जैसे ताहिर हुसैन पे उत्तरी पूर्वी जिले के दंगों में झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दिया, जबकि वो एक व्यापारी आदमी है, बहुत शरीफ आदमी, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन झूठा केस बना के 12 केस लाद के जेल में डाल दिया, और आज भी जेल में है। और उसके साथ पार्टी खड़ी नहीं, बल्कि कहा उनको डबल सजा दो। भाई कोर्ट ने उनको गिल्टी नहीं ठहराया है, आप कह रहे हो डबल सजा दो, और हमने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो जब मुस्लिम का मुद्दा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, दलित का मुद्दा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन कोई स्वर्ण नेता होता है तो आप उसके साथ खड़े रहते हैं, जब तक कि गिरफ्तार ना हो जाए तब भी खड़े रहते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आपको तो एससी आपके एसटी हिसाब ओबीसी से मैं माइनॉरिटी के एक साथ एक दोहरा चरित्र नहीं एक रखना चाहिए। आपको हस्तक्षेप कर रहा हूं आपकी बातचीत में, माफ कीजिएगा, कि फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अरविंद जी से इतना नाराज क्यों है, जब वो आइडियोलॉजिकली इतने नजदीक हैं उनके, कि वो सब काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, खासकर इस तरह के मुद्दों पर। तो फिर नाराजगी की वजह क्या है? क्यों उनके लोगों वजह को वजह मुझे ये जेल लगती है, भेजना और केसेस करना, मुकदमे करना, क्यों ऐसा है?
वजह मुझे लगता है, जब मैंने इसको बारीकी से स्टडी किया कि क्या कारण हो सकता है, तो मेरी समझ जितनी बनती है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कि ये जो अन्ना मूवमेंट चला, उसमें जो 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जो मुद्दों को मुद्दा बनाया गया, मुझे लगता है कि पहले मोदी जी की ब्रांडिंग की गई और इन मुद्दों को मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा हवा दी गई। और आज उन मुद्दों का क्या हुआ? सरकार तो 10 साल से ऊपर हो गया बीजेपी की, तीनों केस में जीरो रिजल्ट, कोर्ट ने कह दिया कोई अपराध नहीं हुआ, प्रूफ नहीं मिल पाए, तो सब जीरो हो गया। तो क्या मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस की इमेज खत्म करने के लिए आरएसएस, बीजेपी, उन्होंने पूरी ताकत अन्ना जी को बिठाकर उनके साथ पूरी ताकत आरएसएस की लगा के एक मूवमेंट खड़ा किया और कांग्रेस की इमेज को मिलाइन किया, रेपुटेशन उनकी खराब करके जनता में एक ऐसा माहौल बनाया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना है। और लोग भी भ्रष्टाचार की वजह से तो पूरे देश में पीड़ित है ही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लोगों को लगा एक नई उम्मीद जगी है, क्योंकि वो पूरा जो एक माहौल बनाया मीडिया के द्वारा, 24 घंटे न्यूज चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाते हैं दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, कोई टीवी पे न्यूज तक नहीं आती है। लेकिन वो पूरे 2-3 दिन 4 दिन लगातार 24 घंटे न्यूज चल रही है, तो एक पूरे दिमाग में ऐसा, लोगों के दिमाग पे काम किया, दिमाग में बिठा दिया कि अब कुछ नया होने वाला है देश में, अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और उसमें फिर दिल्ली के अंदर जो 49 दिन की सरकार बनी, तो चूंकि पावर्स भी, अधिकारी भी दिल्ली सरकार के पास थे, तो वो 49 दिन में जो काम हुआ उसका इफेक्ट लोगों के मन पे गया कि यार इतना एकदम से भ्रष्टाचार खत्म, चारों तरफ पुलिस ने पैसा मांगना बंद, रेडी पटरी वाला उसे पैसा मांगना बंद, बहुत अच्छा यार, ये तो सरकार आ जाए तो मजा आ जाए। उसी की वजह से 2015 में चुनाव में एकदम से 67 सीटें 70 में से आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के को अगर देखा जाए तो बैकअप में इस मूवमेंट को पैदा करने वाली आरएसएस थी, बीजेपी थी। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोबारा अरविंद केजरीवाल 2015 में बने, और जब इनकी पावर्स उन्होंने देखा कि इसकी जो इमेज बनी है, क्योंकि आप जानते हैं 49 दिन के टाइम पे बीजेपी की सीटें 27 से 28 रह गई थी, और वो जो उस चीज से उभर नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 49 दिन की सरकार में इमेज बनी है, जिसकी वजह से 67 सीटें आई हैं, ऐसा करो इनका उस टूल को, उस पावर को ही छीन लेते हैं। तो उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल छीन लिया, और सरकार को धीरे धीरे कमजोर किया। और उधर अरविंद जी को लगा कि मोदी जी के सामने अगर मैं डायरेक्ट काउंटर करता हूं, तो चूंकि राहुल जी की भी इमेज खराब कर दी गई थी पप्पू पप्पू बना के, पूरे मीडिया का इस्तेमाल करके, और इधर अरविंद जी ने एकदम कंपटीशन प्रधानमंत्री जी से किया कि मैं अगर सीधा सामने काउंटर करता हूं तो मेरा चेहरा नेशनल एक फेस बनेगा, और वो बना भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को या बीजेपी को भी ये जरूर एहसास होगा कि हमारे मूवमेंट से ये पार्टी निकल के बनी है और सत्ता में आ गए और हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर षड्यंत्र किया कि अब इनको खत्म करना है। तो उन्होंने झूठे मुकदमे हमारे एमएलएस पे बनाने शुरू किए, सारी सब तरह की पावर सरकार की छीन के पावर विहीन कर दिया। एलजी के द्वारा सारे काम लटकवाए गए, बिना वजह की जांचें, अनाप शनाप जांचें करवा दी गई, चंगुल कमेटी बनाई, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, और चीजों को धीरे धीरे एक षड्यंत्र के तहत सरकार की इमेज को ऐसा कर दिया, इस सरकार की बस की काम करना नहीं है। और अब मैं, जो आपका सवाल यही था कि फिर अरविंद जी के साथ ऐसा क्यों, तो करने का कारण एक ही दिखता है सिर्फ कि उन्हें उन्हें ये लगा कि ये तो आंदोलन हमारा था, अब उससे ये हीरो बन गए, अब ये प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, मोदी जी को और बीजेपी को ही आंख दिखाने लगे हैं, तो मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। वो वाली बात दिमाग में कहीं ना कहीं बीजेपी के बैठी या आरएसएस के बैठी या मोदी जी अमित शाह जी के बैठी, और उन्होंने पूरा षड्यंत्र, उसके बाद फिर पूरी ताकत यहाँ की दिल्ली की सरकार को, नेताओं को खत्म करने पे, उन पे झूठे मुकदमे लगाने पे, इस पे लगा दी। ये शायद मुझे लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल, ये कब तक बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहेगी, इस फ्रंट की तरफ जो इंडिया ब्लॉक कहलाता है, इनकी तरफ से, या आपको लगता है कि देर सबेर कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया ब्लॉक से भी इनके बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है भविष्य में आम आदमी पार्टी कहाँ जा सकती है, या वो क्या डिसइंटीग्रेट कर सकती है? क्योंकि एक बड़ी बीजेपी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसी मिजाज की एक छोटी पार्टी कब तक टिकी रहेगी और कब तक कई स्टेट में वो
खुदकती रहेगी उनके खिलाफ, ये कितना कितना संभव होगा? एक्चुअली मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को भी, मनीष सिसोदिया जी को भी, मेरे साथी हैं, मैंने उनको एक बात कहा कि अगर इस भारत में हमें राजनीति करनी है, राष्ट्रीय स्तर पे हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सामाजिक न्याय को अपनाना पड़ेगा। हमें जाति जनगणना पे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे पे खुल के बिना डरे सामने आना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदू, अपर कास्ट हिंदू वोट, उनसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता डरते हैं। उन्हें लगता है वो वोट हमसे छिटक ना जाए, जबकि सच्चाई है वो उनको वोट देते नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, या कहीं और, जो 2 लोग गोवा से आए हैं, 5 लोग गुजरात से आए हैं, तो अगर वहाँ आप वोट का शेयर देखेंगे, या पूरे आजकल तो वोट का बूथ का डाटा है, और यहाँ तो भारत में बस्तियां जाति के हिसाब से बसी हुई हैं, यहाँ फला जाति के लोग, यहाँ फला जाति के लोग, यहाँ मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, एक एक बूथ का पता चल जाता है कौन सी जाति किसको वोट दे रही है। तो अगर उसका पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और विशेष रूप से मुस्लिम और दलित, अनुसूचित जाति, ये ठोक के एकजुट होकर 100% वोट आम आदमी पार्टी को देता है। तो मैंने उनको कहा कि जो हमारा वोटर है, हम कहीं ना कहीं उसको तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो हमारा वोटर नहीं है, हम उसको हर जगह प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति हमारी नहीं चलेगी, हमें अफर्मेटिव एक्शन पे जाना चाहिए। हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो से काम नहीं चलेगा, उसकी विचारधारा को भी अपना लेना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम राष्ट्रीय स्तर पे कहीं बीजेपी के सामने मुकाबले में खड़े हो पाएंगे। अदरवाइज आने वाले समय में कांग्रेस स्पेस लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये वोटर किसी समय कांग्रेस के साथ हुआ करता था, और बसपा के उदय के बाद कांचीराम साहब ने जो एक मूवमेंट चलाया, उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया आप हुक्मरान बन सकते हो, तो कहीं ना कहीं SC ST OBC के लोग, और उसमें माइनॉरिटी भी जुड़ा, वो लोग बसपा की तरफ जुड़े, और उसका रिजल्ट भी आया, 4 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी बनी बहन जी। तो ये मैंने जो उनको समझाने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अगर बढ़ना है, तो हमें SC ST OBC माइनॉरिटीज के इशू को प्राथमिकता पे रखना पड़ेगा, हम उनको इग्नोर करके नहीं चल पाएंगे। मेरा लेकिन वो काफी तैयार प्रयास नहीं था, ना, लेकिन वो तो तैयार नहीं हुए। तैयार तो इस बात से भी दिखता है कि देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्य के 29 अध्यक्ष हैं, 29 प्रभारी हैं। एक आध स्टेट का तो मैं कहता नहीं कहीं भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई ना अध्यक्ष है ना प्रभारी है। आम आदमी पार्टी के 4 केंद्रीय पद हैं, 4 केंद्रीय पद हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो बनिया समाज से आते हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता जी, वो बनिया समाज से आते हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ND गुप्ता जी, वो बनिया समाज से आते हैं। एक चौथा शब्द बाद में पद बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, संदीप पाठक जी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो एक ब्राह्मण 3 बनिए, बाकी किसी के लिए तो पार्टी में कोई स्थान मुझे दिखता नहीं है। तो राजन जी, इस वजह आपकी इसी टिप्पणी के इस वजह साथ से मैं ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं सारे विधायक अंदर से दुखी हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी अब अंदर से दुखी हैं कि यहाँ न्याय नहीं दिखता है। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि अगर यही चीज चली, उन्होंने बदलाव नहीं किया अपने अंदर, अपनी सोच में बदलाव नहीं किया, और SC ST OBC माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो यकीन मानिए कुछ समय के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। जी, आज इसी आपकी टिप्पणी के साथ चर्चा का समापन करते हैं। आप हमारे चैनल पर आए और खुलकर आपने बातें कही, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भावी राजनीतिक यात्रा के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, नमो बुद्धाय, जय भीम।